बीरबल की बुद्धि की जीत। दरबार में एक दरबारी ने बीरबल की बढ़ती ख्याति से जलकर बादशाह अकबर के सामने एक अटपटा प्रश्न रखा। जहांपनाह, दरबारी मानसिंह ने कहा, अगर बीरबल वाकई इतने बुद्धिमान हैं, तो क्या वह इस विशाल साम्राज्य का ठीक बीच का केंद्र बता सकते हैं? यह सुनकर सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। प्रश्न ऐसा था जिसका कोई भौगोलिक उत्तर देना असंभव था। अकबर भी मुस्कुराए, ये जानने के लिए कि बीरबल इस मुश्किल को कैसे सुलझाते हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं थी। उन्होंने तुरंत जमीन पर रखी एक लोहे की छड़ी उठाई और उसे दरबार के ठीक बीच में एक पत्थर के पास गाड़ दिया। अकबर ने पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही वो सटीक बिंदु है जो हमारे साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। अगर किसी दरबारी को इस बात पर संदेह है तो वो डोरी लेकर माप ले, और अगर ये बिंदु गलत साबित हुआ तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। बीरबल की ये चुनौती सुनकर मानसिंह का चेहरा देखने लायक था। कोई भी दरबारी इतनी बड़ी जहमत उठाने को तैयार नहीं हुआ। अकबर कुछ देर तक बीरबल के चेहरे को देखते रहे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि बीरबल ने न केवल चुनौती स्वीकार की है, बल्कि चुनौती देने वालों को ही एक ऐसी असंभव जहमत में डाल दिया है जिसका परिणाम कभी निकल ही नहीं सकता। सम्राट के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। वाह बीरबल, अकबर ने जोर से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि त्वरित निर्णय और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। पूरे दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मानसिंह का सिर अब शर्म से झुक चुका था। कोई भी दरबारी उस छड़ी को हिलाने या मापने की जहमत उठाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वे असफल हुए तो वे पूरे साम्राज्य के सामने उपहास का पात्र बन जाएंगे। अकबर ने खड़े होकर घोषणा की, जब तक कोई इस दावे को गलत सिद्ध नहीं कर देता, तब तक यही बिंदु हमारे महान साम्राज्य का केंद्र है। बीरबल की बुद्धि की जीत हुई है। मानसिंह की चाल विफल हो गई थी और बीरबल का सम्मान दरबार में और भी बढ़ गया। महाराज अकबर की आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। उन्होंने बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और प्रेम से उनका हाथ थाम लिया। बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि इस साम्राज्य का सबसे अमूल्य रत्न है, अकबर ने कहा। उन्होंने तुरंत राजकोष से बीरबल को 1000 सोने के दीनार और एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट करने का आदेश दिया। मानसिंह ने लज्जा से सिर उठाकर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें अब शत्रुता से भरी नहीं थी, बल्कि उनमें पराजय स्वीकार करने की झलक थी। उन्होंने अपने हृदय में ये सबक लिख लिया कि छल और ईर्ष्या से भरे षड्यंत्र सच्ची बुद्धि और विवेक के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाते। ये घटना अकबर के दरबार के इतिहास में बीरबल की बुद्धि की जीत के रूप में दर्ज हो गई, जिसने ये सुनिश्चित किया कि केवल तर्क और हाजिर जवाबी ही किसी भी चुनौती का सही समाधान है। दरबारियों ने वर्षों तक इस असाधारण चतुराई की कहानी सुनी और सुनाई। अकबर स्वयं अपनी सीट से उठे और प्रसन्नता से दमकते हुए बीरबल की ओर बढ़े। उन्होंने गर्मजोशी से बीरबल को गले लगाया और पूरे दरबार को सुनाते हुए कहा, इस जीत ने साबित कर दिया कि तलवार की शक्ति से कहीं अधिक धार बुद्धि और विवेक में होती है। बीरबल, तुम मेरे दरबार का वह दीपक हो जिसकी रोशनी में न्याय हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। बीरबल ने सम्राट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। मानसिंह ने भरी सभा में आकर बीरबल के सामने नतमस्तक होते हुए अपनी ईर्ष्यापूर्ण साजिश के लिए क्षमा मांगी। बीरबल ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा कि सच्ची प्रतिस्पर्धा ज्ञान में होनी चाहिए, विद्वेष में नहीं। इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब यहां सम्मान का भाव अधिक था और दबी हुई ईर्ष्या कम। बीरबल की प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गई और उनकी हाजिर जवाबी की मिसालें पीढ़ियों तक दी जाने लगी।
ये दरबार में एक नया अध्याय था, जहां छल नहीं बल्कि तर्क राज करता था। अकबर बादशाह, जो इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी थे, उनकी आंखों में अब एक अनोखा गौरव झलक रहा था। उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि तलवार की शक्ति से बड़ी बुद्धि की शक्ति होती है। तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि सही मायने में मेरे नवरत्नों का मुकुटमणि हो। इस सम्मान की पुष्टि के कुछ ही दिनों बाद राज्य के दूरस्थ कोनों से एक जटिल समस्या दरबार तक पहुंची। एक अत्यंत चतुर विदेशी राजदूत कुछ गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर करवाने आया था। वो साथ में एक अटपटी शर्त भी लाया। मैं संधि तभी करूंगा जब आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये बता दे कि मेरे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। दरबारियों ने सोना चांदी, हाथी घोड़े, यहां तक कि न्याय और शांति तक का नाम लिया, पर राजदूत संतुष्ट नहीं हुआ। अकबर ने अंतिम आशा के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि ये केवल एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि ज्ञान की कसौटी थी। उन्हें तुरंत ही उस प्रश्न के पीछे छिपा गूढ़ रहस्य समझ आ गया। बीरबल ने आगे बढ़कर राजदूत की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर शांत पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। राजदूत महोदय, बीरबल ने धीर गंभीर स्वर में कहा, आपके राज्य का सबसे मूल्यवान धन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, नहीं वो कोई अमूर्त सिद्धांत है जिसे हमने यहां दोहराया। ये प्रश्न केवल ये जानने के लिए था कि हम जीवन के मूलभूत सत्य को कितना समझते हैं। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर निर्णायक घोषणा की, आपके राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है अकाल के समय अनाज का एक दाना और भविष्य की चिंता में जागा हुआ एक क्षण। जब पेट भूखा होता है तो सोना या न्याय किसी काम का नहीं, और जब शासक अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जागता है तभी राष्ट्र का मूल्य सुरक्षित रहता है। मूल्य समय और आवश्यकता से तय होता है। राजदूत स्तब्ध रह गया। ये उत्तर इतना अप्रत्याशित, इतना व्यावहारिक और इतना गहन था कि वो तर्क नहीं कर सका। उसने तुरंत सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक घोषणा की, जहांपनाह, हमें आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान हो गई। मैं संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व और संतोष से दमक उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर तुरंत बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा मस्तिष्क किसी रत्न जड़ित मुकुट से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुमने सिर्फ एक विदेशी राजदूत को शांत नहीं किया, बल्कि राष्ट्रहित की वो परिभाषा प्रस्तुत की जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए तुम्हें तत्काल 1000 मोहरे भेंट करता हूं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये पुरस्कार मेरी बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य के लिए है कि आवश्यकता ही सबसे बड़ा न्याय है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और शांति स्वर्ण मुद्राओं के ढेर से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। राजदूत ने संधि पर हस्ताक्षर किए और बीरबल की ओर सम्मान से देखते हुए विदा लिया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार हो रही थी और अकबर मुस्कुराते हुए जानते थे कि उन्हें अपने राज्य में अनमोल खजाना मिल गया है, और वो खजाना बीरबल की अदम्य बुद्धि थी। अकबर का हृदय गर्व और स्नेह से भर उठा। उन्होंने सिंहासन से उठकर स्वयं बीरबल की ओर कदम बढ़ाए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। मेरे दोस्त, अकबर ने कहा, तुमने मेरी आंखों के सामने एक बड़ी विपत्ति को टाल दिया। मैं तुम्हें किस तरह पुरस्कृत करूं? तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी सलाह मेरे राज्य का सबसे बड़ा लाभ है। बीरबल ने फिर से हाथ जोड़ दिए। जहांपनाह, मेरा पुरस्कार वही है जो मैंने आपसे कहा, देश की शांति। किंतु यदि आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं, बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, तो मुझे ये अनुमति दे कि मैं आज के बाद किसी भी निर्धन या पीड़ित व्यक्ति को बिना संकोच आपकी सेवा में ला सकूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम केवल मेरी बुद्धि ही नहीं,
मेरे हृदय के भी मार्गदर्शक हो। जाओ, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चाएं महीनों तक महल के गलियारों में गूंजती रही। बीरबल ने सम्राट की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करना आरंभ कर दिया। वो अक्सर भेष बदलकर नगर और आसपास के गांवों का दौरा करते, ताकि वे स्वयं लोगों की कठिनाइयों को समझ सकें। वो जानते थे कि साधारण व्यक्ति का दुख अक्सर शाही दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ ही समय बाद उन्हें एक अत्यंत वृद्ध किसान मिला, जिसके पूरे परिवार को सूखा और एक अत्याचारी जमींदार के कारण बेघर होना पड़ा था। सरकारी अधिकारियों ने रिश्वत लेकर जमींदार का पक्ष लिया था और किसान को कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। बीरबल ने तुरंत उस पीड़ित परिवार को अपने साथ लिया और बिना किसी द्वारपाल की रोकटों की चिंता किए सीधे अगले दिन के दरबार में जा पहुंचे। ये दृश्य देखकर दरबारीगण सकते में आ गए। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये वो परिवार है जिसके लिए आपने मुझे विशेष अनुमति दी थी, पीड़ितों को आपकी सेवा में लाने की। उन्होंने जमींदार के कुकर्मों का विवरण इतनी सटीकता और तर्क के साथ प्रस्तुत किया कि अकबर तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उस दिन न केवल किसान को न्याय मिला, बल्कि अत्याचारी जमींदार को भी कड़ी सजा दी गई। ये सिद्ध हो गया कि बीरबल की बुद्धि केवल पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के कल्याण के लिए थी। इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया। बादशाह अकबर बीरबल के न्यायपूर्ण साहस और जनहितैषी दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तत्काल बीरबल को गले लगाया और स्नेह से कहा, मेरे प्रिय बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का सही उपयोग केवल सिंहासन की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि न्याय की रक्षा भी करता है। अन्य दरबारी, जो अक्सर बीरबल की बढ़ती ख्याति से जलते थे, अब उनकी दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण देखकर नतमस्तक हो गए। वे समझ गए थे कि बीरबल को केवल चतुर व्यक्ति समझना भूल थी। वे एक कुशल प्रशासक और सच्चे लोक सेवक थे। अकबर ने उसी दिन बीरबल को एक बहुमूल्य रत्न जड़ित हार भेंट किया, पर साथ ही ये भी कहा कि ये उपहार उनकी बुद्धिमत्ता के सामने तुच्छ है। हालांकि दरबार में कुछ ऐसे ईर्ष्यालु दरबारी अब भी थे जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, और वे जल्द ही एक नई और जटिल चुनौती लेकर उपस्थित होने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद उन ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल को पराजित करने के लिए एक गहन षड्यंत्र रचा। उनका नेतृत्व मीर जफर नामक एक धूर्त और महत्वाकांक्षी दरबारी कर रहा था, जिसका मानना था कि बीरबल की सफलता केवल खुशामद और संयोग पर टिकी है। गुप्त मंत्रणा में उन्होंने फैसला किया कि चुनौती ऐसी होनी चाहिए जो न केवल तार्किक हो, बल्कि दार्शनिक रूप से भी जटिल हो, ताकि बीरबल अपनी चतुर वाक्पटुता का सहारा न ले सके। अगली सुबह जब दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, मीर जफर ने अकबर के सामने एक अजीबोगरीब प्रश्न रखा। जहांपनाह, उसने झुककर कहा, यदि बीरबल वास्तव में हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो उन्हें यह बताना होगा कि इस विशाल संसार का केंद्र कहाँ स्थित है, और यदि वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते, तो उनकी बुद्धिमत्ता केवल आडंबर है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न सुनने में सरल था, पर वास्तव में असंभव था। अकबर ने आश्चर्य से मीर जफर को देखा, फिर मंद मुस्कान के साथ बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, मेरे मित्र, तुम्हें एक बार फिर सिद्ध करना होगा कि धरती की कोई भी समस्या तुम्हारी बुद्धि की सीमा से बाहर नहीं है। बीरबल ने गहरी श्वास ली और उनके चेहरे पर शांत किंतु निर्णायक मुस्कान फैल गई। उन्होंने मीर जफर की ओर देखा, जिनकी आंखें अधीरता से चमक रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत सरल है। इस विशाल संसार का केंद्र, जहां से समस्त दिशाएं बराबर दूरी पर है, वो और कहीं नहीं, बल्कि यही इसी जगह स्थित है। बीरबल ने अपने पैरों के पास पड़े कालीन पर उंगली रखी। ठीक इसी बिंदु पर
पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीर जफर ने तुरंत विरोध करना चाहा। सब्र रखिए मीर साहब, बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा। मैंने अपना उत्तर दे दिया है, अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि मैं गलत हूं। यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो तुरंत एक लंबी रस्सी मंगवाइए और धरती के चारों कोनों को नापकर सिद्ध कीजिए कि यह स्थान केंद्र नहीं है। जब तक आप ये सिद्ध नहीं कर देते तब तक दुनिया का केंद्र यही है। बीरबल की इस त्वरित और अकाट्य युक्ति पर अकबर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मीर जफर पूरी तरह निरुत्तर हो गए। उनके पास बीरबल को गलत सिद्ध करने का कोई साधन नहीं था। अकबर ने जोर से ताली बजाई, जिसकी गूंज पूरे दरबार में फैल गई। उनकी आंखों में गर्व और संतुष्टि का भाव था। बीरबल की जय हो। ऐसी हाजिर जवाबी, ऐसी अकाट्य युक्ति किसी और के पास नहीं हो सकती। मीर जफर, तुम्हें एक रस्सी खोजने में सदियां लग जाएंगी जो धरती के चारों कोनों को नाप सके। आज फिर बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धि के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। मीर जफर का चेहरा अपमान से लाल हो चुका था। वे समझ गए थे कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछकर मूर्खता की है जिसका उत्तर केवल बीरबल ही दे सकते थे। उनके पास न तो वो रस्सी थी और न ही बीरबल को गलत साबित करने का साहस। शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए हुए वे खामोशी से वहां से चले गए। इस जीत ने दरबार में बीरबल का कद और ऊंचा कर दिया। सभी दरबारी फुसफुसाहट में उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे और बीरबल बस मुस्कुराते रहे, मानो ये कोई साधारण बात हो। बादशाह अकबर इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सिंहासन से उठे और गर्व से भरी आंखों से बीरबल को देखा। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बीरबल, बादशाह ने उद्घोष किया। तुमने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि तर्क की धार तलवार से भी तेज होती है। तुम्हारी बुद्धि की सरलता ने उस जटिल प्रश्न को क्षण भर में सुलझा दिया, जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते। ये जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य और त्वरित विचार की भी जीत है। खुश होकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक कंठा भेंट किया। इस सम्मान ने दरबार के उन शेष षड्यंत्रकारियों को भी मौन कर दिया जो अब तक बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। वे समझ गए थे कि बीरबल का स्थान केवल बादशाह की कृपा से नहीं, बल्कि उनकी अद्वितीय बुद्धि के बल पर अटल है। दरबार में अब बीरबल के लिए सम्मान और प्रशंसा का वातावरण और भी गहरा हो चुका था। अकबर अब बीरबल को केवल समस्याओं का समाधान करने वाले मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने सच्चे मित्र और राज्य के विश्वस्त स्तंभ के रूप में देखने लगे थे। इस घटना ने बादशाह के मन में बीरबल के प्रति अटल विश्वास स्थापित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि राज्य के जटिल प्रशासनिक निर्णयों से लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ होने वाली महत्वपूर्ण संधि वार्ताओं तक बीरबल की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। बादशाह छोटे बड़े हर मसले पर उनकी राय अवश्य लेते। बीरबल के तर्क और न्यायपूर्ण निर्णय ने दरबार की कार्यशैली में एक नई पारदर्शिता ला दी थी। जहां पहले दरबारी गुटबाजी और षड्यंत्रों में उलझे रहते थे, वहीं अब न्याय और बुद्धि को प्राथमिकता मिलने लगी थी। स्वयं ईर्ष्यालु दरबारी भी अब बीरबल से टकराव करने के बजाय उनकी चतुराई से कुछ सीखने का प्रयास करने लगे थे। ये बीरबल की बुद्धि की जीत थी, जिसने केवल एक समस्या ही नहीं सुलझाई, बल्कि पूरे मुगल दरबार का नैतिक और बौद्धिक उत्थान कर दिया था। अकबर का अटूट विश्वास और बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता, हालांकि कुछ पुराने और महत्वाकांक्षी दरबारियों के मन में जलन की आग को बुझने नहीं देती थी। वे लगातार ऐसे अवसर खोजते रहते थे जहां बीरबल को फंसाया जा सके या उनकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। उन्हें यह भ्रम था कि वे बीरबल को कानूनी दावपेंच में उलझाकर बादशाह के सामने उन्हें नीचा दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक अवसर जल्द ही आया। पड़ोसी राज्य का एक धूर्त व्यापारी न्याय मांगने मुगल दरबार पहुंचा। उसने शिकायत की कि दिल्ली के एक प्रभावशाली और धनी साहूकार ने एक गुप्त व्यापारिक सौदे में
उससे लाखों अशर्फियां ठग ली है। मामला कानूनी रूप से बेहद पेचीदा था, क्योंकि साहूकार ने धोखाधड़ी के सारे सबूत बड़ी सफाई से मिटा दिए थे और व्यापारी के पास केवल मौखिक साक्ष्य थे। यह बीरबल के लिए केवल संपत्ति का विवाद नहीं था, यह सत्य और छल के बीच का युद्ध था, जहां उन्हें अब पारंपरिक सबूतों से हटकर अपराधी के मनोविज्ञान को समझना था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल को ये टेढ़ी खीर सौंप दी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने तुरंत उस साहूकार और विदेशी व्यापारी दोनों को अगले दिन भोर में यमुना किनारे अपने निजी उपवन में बुलाया। साहूकार आत्मविश्वास से लबालब था। उसने सोचा कि बीरबल भी अंततः सबूतों के अभाव में सिर झुकाएंगे। अगले दिन बीरबल ने औपचारिक पूछताछ शुरू नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह मामला धन का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का है। पारंपरिक तरीकों से इसका हल नहीं निकलेगा। मैंने रात भर सोचा और मुझे स्वप्न में एक अद्भुत युक्ति मिली है। उन्होंने दोनों को एक छोटे से बंद कमरे के पास ले जाकर रहस्यमय ढंग से कहा, मैंने उस स्थान पर देवी के आशीर्वाद से एक सत्य का पात्र रखवाया है। जो भी व्यक्ति झूठा है, वो जैसे ही उस पात्र को छुएगा, उसके हाथ पर गर्म लोहे का निशान बन जाएगा। अब तुम दोनों बारी बारी से अंदर जाओ और उस पात्र को छूकर कसम खाओ। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि छल का परिणाम क्या होगा। बीरबल ने जानबूझकर उसे पहले अंदर जाने का अवसर दिया। साहूकार कांपते हुए धीमी गति से कमरे के भीतर गया। उसके मन में भय और दुविधा का भयंकर युद्ध चल रहा था। उसे पता था कि पात्र छूते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने एक नई चाल सोची। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया, लेकिन सत्य के पात्र को छूने से ठीक पहले अपना हाथ खींच लिया। उसने केवल पात्र के ऊपर से ही हवा में हाथ फेरा और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर आकर साहूकार ने राहत की सांस ली और अपने हाथ गर्व से दिखाते हुए बोला, देखिए, मेरे हाथ पर कोई निशान नहीं है। मैंने कसम खा ली है और मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। बीरबल ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत सेवक को कमरे का दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। जब सबने भीतर देखा तो वहां कोई जलता हुआ लोहे का निशान बनाने वाला जादुई पात्र नहीं था, बल्कि एक साधारण मिट्टी का घड़ा रखा था। बीरबल ने शांत स्वर में साहूकार से पूछा, जब तुम अंदर गए थे तो क्या तुमने इस घड़े को छूकर कसम खाई थी? साहूकार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। नहीं, मैंने बस उसके पास से, वो हकलाया। बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कमी है। अगर तुम सच्चे होते तो तुम पात्र को छूने से डरते ही नहीं। तुम निर्दोषता के विश्वास में उसे छूते। ये साधारण मिट्टी का घड़ा केवल सत्य का प्रतीक था। गर्म लोहे के निशान तो तुम्हारे डर ने तुम्हारे मन पर बना दिए हैं। बीरबल के इन निर्णायक शब्दों ने साहूकार के झूठ की नींव हिला दी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। वो तुरंत फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। महाराज, बीरबल सच कहते हैं। लोहे की गर्माहट मेरे हाथ पर नहीं, बल्कि मेरे मन में थी, मेरे लालच में थी। मैंने उस गरीब को धोखा दिया और संपत्ति हड़पने की कोशिश की। साहूकार ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। सम्राट अकबर, जो इस पूरे घटनाक्रम को स्तब्धता और विस्मय से देख रहे थे, बीरबल की त्वरित और मनोवैज्ञानिक बुद्धि पर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत न्याय किया। साहूकार, तुम्हारी लालच और झूठ के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब जब तुमने सत्य स्वीकार कर लिया है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत उस गरीब व्यक्ति का सारा धन और संपत्ति ब्याज सहित वापस करो। साथ ही तुम्हारी झूठी शपथ के दंड स्वरूप तुम्हें शाही खजाने में जुर्माना जमा करना होगा। गरीब व्यक्ति ने खुशी से बीरबल और महाराज को प्रणाम किया। एक साधारण घड़े का उपयोग करके सत्य को सामने लाने के लिए दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की।
ये फिर से बीरबल की बुद्धि की एक अद्भुत जीत थी। महाराज अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार का अनमोल रत्न हो। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि और न्याय के प्रति समर्पण हर बार मुझे चकित कर देता है। जहां बड़े बड़े पंडित और कानून के ज्ञाता भी सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच पाते, वहां तुम एक साधारण मिट्टी के घड़े से न्याय का मार्ग प्रशस्त कर देते हो। दरबार में उपस्थित सभी दरबारीगण, यहां तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले लोग भी इस अद्भुत न्याय प्रणाली को देखकर नतमस्तक हो गए। साहूकार ने शर्मिंदगी से अपना जुर्माना भरा और गरीब व्यक्ति को उसका सब कुछ वापस किया। इस घटना ने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि सम्राट अकबर के दरबार में झूठ और अन्याय को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बीरबल जैसा न्याय का प्रहरी वहां मौजूद है, जो सत्य को छिपाने की हर कोशिश को विफल कर देता है। दरबार में एक बार फिर शांति और न्याय का बोलबाला हो गया। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन पर पीछे झुककर संतोष की गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये न्याय दृष्टि सचमुच अविश्वसनीय है। तुम न केवल अपराधियों को दंडित करते हो, बल्कि उनकी आत्मा को भी सत्य स्वीकारने हेतु मजबूर कर देते हो। ये मेरे राज्य का सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान रत्न मेरे दरबार में है। सभी दरबारीगण एक स्वर में राजा की प्रशंसा से सहमत हुए। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने पर अगले कई दिनों तक राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बना रहा। अकबर और बीरबल अक्सर शाम के समय राजोद्यान में बैठकर शासन और धर्म पर गहन चर्चा करते। हालांकि ये शांतिपूर्ण अवधि जल्द ही भंग होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद एक दूर दराज के राज्य से एक घमंडी लेकिन अत्यंत ज्ञानी विद्वान ने यह दावा करते हुए आगरा दरबार में दस्तक दी कि वो बीरबल की प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता को एक अकाट्य पहेली के माध्यम से चुनौती देगा, जिसका उत्तर देना मनुष्य के बूते से बाहर हो। बीरबल के लिए ये एक नई और रोचक परीक्षा थी। अगले ही दिन भरी हुई राजसभा में उस विद्वान ने प्रवेश किया। उसका व्यक्तित्व जितना गंभीर था, उसका अहंकार उतना ही स्पष्ट। उसने बीरबल को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बादशाह अकबर के समक्ष अपनी चुनौती पेश की। महाराज, विद्वान ने गर्वीली आवाज में कहा, मेरा नाम आचार्य ज्ञानसागर है। मैंने संसार की सबसे जटिल विद्याएं सीखी है। यदि आपके ये बीरबल, जिन्हें आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहते हैं, मेरी एक सरल सी पहेली का उत्तर 7 दिवस के भीतर न दे पाए, तो उन्हें दरबार और अपनी प्रतिष्ठा दोनों का त्याग करना होगा। बीरबल ने बिना किसी घबराहट के चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, आचार्य जी, आपकी शर्त स्वीकार है। कृपया अपनी वो अकाट्य पहेली पूछिए। आचार्य ज्ञानसागर ने दरबार में एक नाटकीय चुप्पी साध ली, फिर चारों ओर देखते हुए प्रश्न फेंका, बताइए बीरबल, इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे तेज गतिमान और शक्तिशाली वस्तु क्या है? वो क्या है जो न तो किसी साधन से चलती है और न ही किसी सीमा में बंधती है, फिर भी पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आ सकती है? बीरबल ने गहरी सांस ली और सीधे आचार्य ज्ञानसागर की आंखों में देखा। उनके मुख पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान थी। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आचार्य जी, आपकी पहेली जितनी गूढ़ है, उसका उत्तर उतना ही सरल है। वो वस्तु है मन, विचार। फिर बीरबल ने मुड़कर सम्राट अकबर और उपस्थित दरबारियों को संबोधित किया, महाराज, न तो हवा इतनी तेज है और न ही प्रकाश। मेरा मन, जो अभी इस क्षण यहां खड़ा है, पलक झपकते ही पिछले जन्म के किसी दृश्य को देख सकता है, भविष्य की कल्पना कर सकता है, या क्षण भर में सुदूर ब्रह्मांड के तारों तक पहुंच सकता है। इसे चलने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भौतिक सीमा में नहीं बंधता। फिर भी ये तीनों लोकों को छू आता है। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया और फिर अचानक हर्ष की लहर दौड़ गई। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई।
आचार्य ज्ञानसागर का मुख पीला पड़ गया। वे अचंभित थे कि उनका अकाट्य प्रश्न इतनी सहजता और तर्कसंगता के साथ काट दिया गया था। उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर अभी भी उनके पास एक अंतिम दाव बाकी था। ये तो केवल आधा युद्ध जीता है बीरबल। आचार्य ने अपनी निराशा छुपाते हुए चुनौती दी। अब मेरी दूसरी शर्त पूरी करो, उस वस्तु का त्याग करो। बीरबल ने शांत मुद्रा में अकबर की ओर देखा और फिर आचार्य ज्ञानसागर की तरफ मुड़े। आचार्य, बीरबल ने सम्मान से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी जीभ काटकर फेंक दूं? त्याग का अर्थ यही होता है न, किसी वस्तु का भौतिक रूप से परित्याग करना। ज्ञानसागर झट से बोले, नहीं, मैं भौतिक त्याग की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि तुम उस वस्तु का उपयोग करना छोड़ दो, यानी आजीवन मौन धारण कर लो। बीरबल मुस्कुराए। परंतु महाराज, उन्होंने सम्राट को संबोधित किया, जिस जीभ से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे वो सत्य बोलता है और न्याय करता है, उस जीभ का त्याग करना क्या स्वयं ज्ञान का त्याग करना नहीं है? ये वो साधन है जिससे मैं आपकी सेवा करता हूं, और ये आचार्य अपनी विद्या का बखान करते हैं। अगर मैं मौन हो गया तो क्या ये सम्राट के प्रति मेरे कर्तव्यों का त्याग नहीं होगा? क्या एक ज्ञानी को अपनी ज्ञानवाणी का त्याग करना शोभा देता है? त्याग आवश्यक है, पर उपयोगी वस्तु का त्याग करना मूर्खता है। आचार्य, इस तीखे तार्किक मोड़ ने आचार्य ज्ञानसागर की रही सी उम्मीदें भी तोड़ दी। अकबर बादशाह, जो अब तक गहरी चिंतन मुद्रा में बैठे थे, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल की ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और दरबारी भी अपनी हंसी और फुसफुसाहट को रोक न पाए। यह स्पष्ट था कि बीरबल ने न केवल आचार्य के तर्क को परास्त किया था, बल्कि उनकी संपूर्ण विद्वता को भी चुनौती दी थी। आचार्य ज्ञानसागर का चेहरा उतर चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अप्रत्याशित तार्किक प्रहार का उत्तर कैसे दिया जाए। वो खड़े हुए, उनके हाथ कांप रहे थे। सम्राट, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बीरबल की वाणी में वो धार है जिसे काटने के लिए मेरे पास तर्क शेष नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का परित्याग नहीं है, बल्कि उस वस्तु का परित्याग है जो उपयोगी न हो। मेरे तर्क की हार हुई और बीरबल की बुद्धि की जीत। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध किया है कि तुम्हारी जीभ केवल स्वाद चखने के लिए नहीं, बल्कि न्याय का मार्ग प्रशस्त करने और मूर्खता पर विजय प्राप्त करने के लिए है। उन्होंने आचार्य की ओर देखते हुए कहा, ज्ञानसागर जी, बीरबल को दिए गए दंड को तत्काल समाप्त किया जाता है और आपको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कल दरबार छोड़कर जाना होगा। आचार्य ज्ञानसागर का मुखमंडल पराजय और अपमान की छाया से काला पड़ गया। जिस अहंकार ने उन्हें बीरबल को चुनौती देने पर मजबूर किया था, वो अब चूर चूर हो चुका था। वे धीमी गति से उठे। उन्होंने न कोई तर्क दिया और न कोई विरोध किया। उन्होंने बस मौन स्वीकृति में सम्राट के सामने सिर झुका दिया। शाही हुक्म सर्वोपरि था। बीरबल ने सम्राट के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया, परंतु उनके चेहरे पर विजेता का अहंकार नहीं, बल्कि शांत संतोष का भाव था। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह विजय मेरी बुद्धि की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जिसे आपने पहचान लिया। आचार्य ज्ञानसागर जी महान ज्ञानी हैं। उन्होंने केवल हठ के कारण कुछ देर के लिए सही मार्ग त्याग दिया था। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल को उठाया और प्रसन्नता से दरबारिगणों की ओर देखा। जब तक बीरबल जैसा रत्न दरबार में है, मूर्खता यहां पैर नहीं जमा सकती। उन्होंने गर्व से घोषणा की। पूरा दरबार बीरबल के जयकारों से गूंज उठा। जयकारों के शांत होते ही बादशाह अकबर ने आचार्य ज्ञानसागर की ओर देखा, जो अब पूर्ण विनम्रता और लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे। आचार्य जी, अकबर ने सौम्यता से कहा, बीरबल का उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं था। एक सच्चे ज्ञानी का कर्तव्य होता है कि वो हठ को त्याग कर सत्य को स्वीकार करे।
आचार्य ज्ञानसागर तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने बीरबल के समक्ष हाथ जोड़ लिए। बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हूं। तुमने मुझे सिखाया कि विद्वता का अर्थ अपनी गलती स्वीकार करना भी है। मेरे अहंकार ने मुझे भटका दिया था। बीरबल ने आचार्य को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा कि वे सदा उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं। इस दृश्य से प्रसन्न होकर बादशाह ने अपने खजांची को तुरंत बीरबल को शाही मोहरों से भरी एक थैली भेंट करने का आदेश दिया। ये पुरस्कार केवल धन का नहीं, ये सत्य और विवेक का सम्मान है, अकबर ने घोषणा की। उन्होंने आचार्य ज्ञानसागर को भी सम्मानित करते हुए उन्हें दरबार के विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में स्थान दिया, ताकि उनके ज्ञान का लाभ दरबार को मिलता रहे। उस दिन दरबार ने केवल बीरबल की बुद्धि की जीत नहीं, बल्कि क्षमाशीलता और विनम्रता की महानता भी देखी। दरबार में उस दिन के बाद एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। आचार्य ज्ञानसागर ने अपने पद को सहर्ष स्वीकार किया और जल्द ही ये महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सत्य को सरल और सुलभ बनाना था। कुछ दिनों बाद आचार्य ज्ञानसागर ने एकांत में बीरबल से भेंट की और अपनी पिछली अहंकारपूर्ण टिप्पणियों के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। बीरबल ने सहज मुस्कान के साथ कहा, आचार्य, ज्ञान की खोज में कभी कभी मन भटक जाता है। मुझे खुशी है कि अब हम दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम करेंगे। इस संवाद ने उनके बीच की खाई को पाट दिया। बादशाह अकबर इस सामंजस्य से अत्यंत प्रसन्न थे। वो अक्सर बीरबल को छेड़ते हुए कहते थे कि भले ही उनके खजाने की मोहरें कम हो गई हों, लेकिन दरबार का मान और ज्ञान का गौरव अपरिमित रूप से बढ़ गया है। बीरबल की ये जीत केवल उनकी वाक्पटुता की नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ प्रस्तुत किए गए सत्य की जीत थी, जिसने शत्रुता को मित्रता में बदल दिया। इस घटना ने बीरबल की प्रतिष्ठा को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उन्हें केवल बादशाह का प्रिय मजाकिया दरबारी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और न्याय का सच्चा प्रतीक माना जाता था। राज्य के दूर दराज के कोनों से भी लोग अपनी जटिल समस्याएं लेकर आगरा आने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल की पैनी दृष्टि हर उलझन को सुलझा सकती है। अन्य दरबारी, जो पहले बीरबल से ईर्ष्या करते थे, अब उनके ज्ञान का आदर करने लगे थे। वे समझते थे कि बीरबल की जीत केवल शब्दों की बाजीगरी नहीं होती, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित होती है। अकबर अक्सर कहते थे, बीरबल, तुम वो दीपक हो जो न केवल सत्य को प्रकाशित करता है, बल्कि उस सत्य को विनम्रता के शीतल जल से भी धोता है। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य के राजदूत उपस्थित हुए। वे एक अत्यंत कठिन पहेली लेकर आए थे, जिसके समाधान पर दोनों राज्यों की संधि टिकी हुई थी। ये चुनौती केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि राजनीतिक कौशल की भी थी, और सबकी निगाहें एक बार फिर बीरबल पर टिक गई। राजदूत ने गर्व से संदूक को दरबार के बीचों बीच रखा। उन्होंने घोषणा की, महाराज, इस संदूक के भीतर एक ऐसी वस्तु है जो अदृश्य है, फिर भी उसका मूल्य इस संपूर्ण राज्य के कोष से अधिक है। यदि आप उसे पहचान सके तो ये संधि पक्की होगी, यदि नहीं तो हमारी शर्तें माननी होंगी। पहेली थी, वो क्या है जो सभी को चाहिए, सबके पास है, लेकिन जो व्यक्ति उसे खोता है वो सब कुछ खो देता है, और जिसे एक बार खो दिया जाए उसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने समय, धन और विश्वास जैसे उत्तरों पर फुसफुसाहट की, लेकिन राजदूत हर उत्तर पर दृढ़ता से असहमत होते रहे। अकबर चिंतित हो उठे, क्योंकि पहेली जितनी सरल लग रही थी उतनी ही गहरी थी और इसमें कूटनीतिक दावपेंच छिपा था। बीरबल ने पहेली को सुना, लेकिन उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने संदूक को छूकर महसूस किया, फिर राजदूत की आंखों में देखा। उनकी धीमी मुस्कान ने बता दिया कि बीरबल ने न केवल उत्तर खोज लिया था, बल्कि राजदूत के अहंकार की जड़ को भी पकड़ लिया था। सभी की सांसें थम गई।
अब बारी बीरबल की थी कि वे अपनी बुद्धि से इस राजनीतिक गांठ को खोलें। बीरबल ने संदूक से हाथ हटा लिया और उनकी आंखें सीधे राजदूत की भेदती निगाहों से मिली। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हिमालय जैसी दृढ़ता थी। मान्यवर, बीरबल ने शुरू किया, आपकी पहेली किसी वस्तु की नहीं, बल्कि एक भावना की परीक्षा है। इस छोटे से संदूक में न तो कोई रत्न है और न ही कोई घातक हथियार। इसमें वह चीज रखी है जिसका कोई भार नहीं होता, फिर भी वो सबसे भारी होती है। ये है विश्वास, ट्रस्ट। राजदूत के चेहरे पर आश्चर्य और निराशा का मिलाजुला भाव आया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आप ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमारे दरबार में ज्ञान का संदूक खाली है, लेकिन बिना विश्वास के कोई भी कूटनीति सफल नहीं हो सकती। यदि संदूक में विश्वास है तो वो सबसे बहुमूल्य है। यदि ये खाली है तो वह दोनों राज्यों के बीच शून्य, जीरो को दर्शाता है। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की आंखों में गर्व की चमक थी। बीरबल ने न केवल उत्तर दिया था, बल्कि राजदूत के छिपे हुए राजनयिक हमले को भी उजागर कर दिया था। राजदूत की अकड़ तुरंत टूट गई और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। बीरबल की बुद्धि की जीत स्पष्ट थी। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने स्थान से उठकर बीरबल को गले लगाया। उन्होंने गर्व से भरे स्वर में घोषणा की, बीरबल, तुमने न केवल हमारे सम्मान की रक्षा की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली दौलत ज्ञान और सत्यनिष्ठा है। तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, बल्कि इससे भी अधिक मूल्यवान राजकीय पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है। राजदूत, जो अब पूरी तरह शर्मिंदा था, उसने तुरंत क्षमा याचना की। उसने झुककर कहा, महाराज, हमारी शंका निर्मूल थी। बीरबल जी की दूरदर्शिता अद्वितीय है। हम आपके राज्य के साथ अब विश्वास का संदूक भरकर वापस लौटेंगे, जो किसी भी हीरे जवाहरात से अधिक कीमती होगा। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस घटना ने पड़ोसी राज्यों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि मुगल दरबार में शब्दों और बुद्धि का गहरा महत्व है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखें उनकी विजय की कहानी कह रही थी। ये विजय केवल चतुराई की नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों की थी। उस दिन से राजदूत का राज्य शांति और सद्भावना का संदेश लेकर आने लगा। अकबर बादशाह इस अद्भुत परिणाम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तलवार की शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली मस्तिष्क की सूझबूझ होती है। एक क्षण के लिए मुझे लगा था कि हमने राजदूत की मांग पूरी न करके गलती कर दी, लेकिन तुमने उस विश्वास को अमूल्य सिद्ध कर दिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर बीरबल के लिए बहुमूल्य उपहार की घोषणा की, पर बीरबल ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। जहांपनाह, बीरबल बोले, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह घटना केवल ये दर्शाती है कि जब नीति और धर्म साथ होते हैं तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और सामंतों ने एक स्वर में बीरबल की जय जयकार की। उस दिन न्याय और बुद्धि का सूर्य मुगल दरबार में और भी तेज चमक उठा, जिसने ये निश्चित कर दिया कि सद्भावना की नींव पर बना रिश्ता ही स्थायी होता है। बादशाह अकबर बीरबल के निस्वार्थ भाव और उनकी नीति धर्म वाली बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल केवल एक चतुर दरबारी नहीं, बल्कि उनके शासन की सच्ची नींव है। इस घटना ने दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ा दिया। दूर दूर तक बीरबल की न्यायप्रियता के चर्चे होने लगे और पड़ोसी राज्यों के शासक भी मुगल दरबार में उनकी उपस्थिति को एक विशेष गौरव मानने लगे। हालांकि बादशाह का मन अभी भी शांत नहीं था। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल की बुद्धि हर स्थिति में समान रूप से खरी उतरती है, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों न हो। एक रात चांदनी की रोशनी में जब दरबार की गहमा गहमी समाप्त हो चुकी थी, अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को बैठाया
और एक छोटी पर अत्यंत गूढ़ पहेली उनके सामने रखी। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, पिछली बार तुमने बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाया, अब बताओ, मेरे सबसे प्यारे घोड़े की पूंछ में ठीक कितने बाल हैं? यह प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि बीरबल भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। बीरबल ने एक पल की चुप्पी के बाद अपनी स्तब्धता पर तुरंत काबू पाया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान आ गई जो हर मुश्किल प्रश्न के लिए उनका अचूक हथियार थी। बीरबल जानते थे कि बादशाह केवल उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी की परीक्षा ले रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, इसका जवाब मेरे पास तत्काल और बिल्कुल सटीक है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, आपके प्यारे घोड़े की पूंछ में ठीक 51,837 बाल हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह अवाक रह गए। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? क्या तुमने गिना है? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां पनाह, मैंने गिना नहीं, पर मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपको मेरे जवाब पर जरा भी संदेह हो तो आप अपने किसी वफादार सेवक को भेजकर गिनती करवा सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि जब तक वो सेवक गणना कर रहा हो, मेरे बताए गए बाल कम नहीं होने चाहिए। गिनती पूरी होने पर यदि एक भी बाल कम या अधिक पाया गया तो मैं अपनी असफलता स्वीकार करूंगा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो समझ गए कि बीरबल ने फिर से उस गूढ़ प्रश्न को एक नई चुनौती में बदल दिया था जिसे पूरा करना असंभव था। अकबर ने अपनी हंसी रोकी और प्यार भरी नजरों से बीरबल को देखा। वाह बीरबल, वाह! मैंने सिर्फ एक संख्या पूछी थी और तुमने मुझे एक ऐसा कार्य सौंप दिया जिसे कोई भी सेवक कभी पूरा नहीं कर सकता। कौन गिनती के दौरान यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक भी बाल कम न हो? दरबार में बैठे अन्य दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर खोज रहे थे, अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे थे। उनका षड्यंत्र विफल हो चुका था। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने अपनी बुद्धि से फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह मेरे सबसे चतुर सलाहकार है। गिनती की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जवाब स्वीकार है। यह प्रश्न तुम्हारी बुद्धि की एक और शानदार मिसाल है। अकबर ने तुरंत शाही खजाने के अधिकारी को आदेश दिया कि बीरबल को उनकी असाधारण सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश दिया जाए। बीरबल ने झुककर बादशाह को धन्यवाद कहा। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बीरबल की बुद्धि की एक और शानदार जीत थी। तालियों की गड़गड़ाहट शांत होते ही दरबार में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। ईर्ष्यालु दरबारी, जिन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने का असफल प्रयास किया था, शर्म और पराजय के भाव से एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। उनके चेहरे फीके पड़ चुके थे और वे समझ चुके थे कि बीरबल की बुद्धि और बादशाह का विश्वास अटल है। बीरबल ने सोने के कलश को स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, जहां पनाह की कृपा अपरंपार है। यह पुरस्कार मेरी सूझबूझ का नहीं, बल्कि आपकी न्यायप्रियता और ज्ञान को महत्व देने की नीति का प्रतीक है। बादशाह अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने ये पुरस्कार सिर्फ हाजिर जवाबी के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है ताकि सब ये जान ले कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और ईमानदारी होती है, न कि पद या बल। जिसने भी बीरबल को मूर्ख समझने की कोशिश की, उसे सबक मिल चुका है। इसके बाद बादशाह ने दरबार समाप्त करने की घोषणा कर दी। दरबार समाप्त होते ही दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे सभी जिन्होंने बीरबल की हार देखने की उम्मीद पाले रखी थी, अब शर्मिंदा और स्तब्ध थे। उच्च पदस्थ मंत्री, जिन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा था, सिर झुकाकर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अब उन्हें स्पष्ट हो चुका था कि बीरबल को पराजित करना असंभव है, क्योंकि उनकी बुद्धि को बादशाह का अटूट समर्थन प्राप्त था। एक दरबारी ने अपने सहयोगी से धीरे से कहा,
बादशाह सलामत ने पुरस्कार तो बीरबल को दिया, लेकिन सबक हम सबको मिला है। ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है और बादशाह इसे कभी अनदेखा नहीं करते। बीरबल शांतचित्त और प्रसन्न मुद्रा में दरबार से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजेता का घमंड नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का संतोष था जिसने सत्य और न्याय को स्थापित किया हो। वे जानते थे कि आज की घटना सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति पर मोहर थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि हाजिर जवाबी और तर्क के आगे पद और बल हमेशा फीके पड़ जाते हैं। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल का स्वागत आम जनता की तालियों और उत्साह से हुआ, जो उनकी एक झलक पाने को आतुर थे। लोगों को लगा जैसे आज उनके अपने तर्क और सत्य ने जीत हासिल की है। बीरबल ने सहजता से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उनकी विनम्रता उनके ज्ञान की गहराई को दर्शाती थी। उनके कुछ शुभचिंतक, जो दरबार की राजनीति और ईर्ष्यालु सरदारों की साजिशों से परिचित थे, चिंतित मुद्रा में उनके पास आए। एक ने फुसफुसाते हुए पूछा, बीरबल जी, आपने आज बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को निरुत्तर कर दिया। क्या आपको अब उनकी प्रतिशोध भावना का डर नहीं है? बीरबल मुस्कुराए। मित्र, उन्होंने कहा, जब आपका कवच सत्य का हो तो आप पर किसी ईर्ष्या का वार नहीं होता। ज्ञान की रोशनी में अंधकार का भय समाप्त हो जाता है। बादशाह अकबर स्वयं ज्ञान के संरक्षक हैं और वे जानते हैं कि सच्चा सेवक कौन है। इतना कहकर वे अपने निवास की ओर बढ़ चले। उनकी जीत की कहानी हवा में फैलती जा रही थी। दरबार से बीरबल के निकलते ही उन पराजित उच्चाधिकारियों के चेहरों पर क्रोध और घृणा के भाव स्पष्ट हो गए। वे तुरंत महल के एक गुप्त कक्ष में एकत्रित हुए। वित्त मंत्री, जो स्वयं को सर्वाधिक ज्ञानी मानते थे, ने विशैले स्वर में कहा, ये आदमी बहुत आगे बढ़ चुका है। उसकी प्रशंसा की रोशनी हमारी प्रतिष्ठा को जला रही है। अब केवल उसे नीचा दिखाना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। एक अन्य मनसबदार ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु सीधा वार खतरे से खाली नहीं। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वो स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता के बोझ तले दब जाए। कुछ ऐसा जिसका उत्तर देना तो आवश्यक हो, पर वो उत्तर बादशाह को भी दुविधा में डाल दे। विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने एक जटिल योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि अगले दिन वे बादशाह के समक्ष समय की कीमत से संबंधित एक ऐसा गूढ़ प्रश्न रखेंगे जिसे सुलझाना बीरबल के लिए लगभग असंभव हो। वे जानते थे कि यदि बीरबल असफल हुए तो अकबर की नजरों में उनका सम्मान स्वतः ही गिर जाएगा। प्रतिशोध की ये आग अब षड्यंत्र का रूप ले चुकी थी। अगले दिन सुबह शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ लगा। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था, जिसे केवल बादशाह अकबर ही भाप नहीं पाए थे। षड्यंत्रकारी दरबारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जल्द ही उन्हें अवसर मिल गया। राजा मान सिंह ने आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हमने आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुने हैं और आपके रत्नों में बीरबल का नाम सर्वोपरि है, परंतु हम एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका उत्तर स्वयं समय के रहस्यों को खोल देगा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रश्न रखा, हम ये जानना चाहते हैं कि एक मनुष्य के एक क्षण की सही कीमत क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने समय का हर पल बेच सकता हो, तो आप प्रतिपल की क्या कीमत आंकेंगे जिससे उसकी महत्ता सिद्ध हो सके? ये सुनते ही पूरे दरबार में एक गहन सन्नाटा छा गया। प्रश्न गूढ़ और अप्रत्याशित था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई, पर उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक निश्चिंत और शांत मुस्कान थी। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर इशारा किया। षड्यंत्रकारियों को लगा कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे, क्योंकि समय की कीमत भौतिक रूप से तय नहीं की जा सकती थी। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, समय भौतिक चीज नहीं है जिसे चांदी या मोहरों में तौला जा सके। एक क्षण की सही कीमत उस क्षण में खोए
या पाए गए अवसर पर निर्भर करती है। दरबारी असमंजस में थे, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक क्षण का समय हो, तो उस बचाने वाले क्षण की कीमत क्या होगी? वो क्षण जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। ऐसी स्थिति में उस एक क्षण की कीमत संसार के सारे धन से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि वो अनमोल जीवन खरीदता है। वहीं यदि वो क्षण व्यर्थ के वार्तालाप में बीता हो, तो उसकी कीमत धूल के बराबर होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसलिए यदि कोई मनुष्य अपना हर पल बेचना चाहे, तो मैं उसके सबसे निर्णायक क्षण का मूल्य पूरा साम्राज्य आंकूंगा, क्योंकि एक क्षण में साम्राज्य जीता और हारा जा सकता है। ये उत्तर सुनकर षड्यंत्रकारियों के चेहरे उतर गए। बादशाह अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह मेरे प्यारे बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने अपनी असाधारण बुद्धि से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा मूल्य किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक है। तुमने न केवल मेरे कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि तुम्हारे विरोधियों के कपट भरे इरादों को भी सबके सामने उजागर कर दिया। षड्यंत्रकारियों के चेहरे अब केवल निराशा नहीं, बल्कि गहरे अपमान से लाल थे। वे समझ गए थे कि बीरबल को फंसाने की उनकी कोशिश पूरी तरह विफल हो चुकी है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उन सबको दरबार से बाहर निकाला जाए और उन्हें चेतावनी दी जाए कि भविष्य में वे ऐसी मूर्खतापूर्ण चाल चलने की हिम्मत न करें। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था और वे चुपचाप दरबार से निकल गए। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बीरबल को दोगुना सम्मान और स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करने का आदेश दिया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की बुद्धि की इस शानदार जीत ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और तर्क के सामने ईर्ष्या की कोई साजिश कभी टिक नहीं सकती। बीरबल ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरी नहीं, बल्कि सत्य की जीत है। जहांपना, आपकी न्यायप्रियता ही मुझे ऐसे कुटिल षड्यंत्रों का सामना करने का बल देती है। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को अपने सिंहासन के निकट बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। मेरे राज्य की शोभा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं हो, बल्कि मेरे सबसे विश्वासपात्र मित्र हो। मैं जानता हूं कि चाहे कैसी भी चुनौती आ जाए, तुम्हारा तीक्ष्ण दिमाग हमेशा मेरे और मेरे साम्राज्य के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। दरबार में मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। जो दरबारी पहले ईर्ष्या करते थे, वे भी अब बीरबल की महानता और उनकी निष्ठा को स्वीकार करने लगे थे। बीरबल की बुद्धि ने न केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर दिया कि भविष्य में कोई भी दरबारी बादशाह और उनके प्रिय वजीर के बीच दरार डालने की चेष्टा न करे। उस दिन के बाद बीरबल का मान सम्मान दरबार में और भी अधिक दृढ़ हो गया। हालांकि दरबार के भीतर की ईर्ष्या शांत हो चुकी थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां अब मुगल साम्राज्य की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैलने लगी थी। उनकी ख्याति सुनकर एक पड़ोसी राज्य के विद्वान ने एक असाधारण चुनौती के साथ आगरा दरबार में प्रवेश किया। वो एक विशेष रूप से तराशा हुआ पत्थर लाए थे, जिस पर अनगिनत बारीक रेखाएं और प्रतीक अंकित थे। ये कोई सामान्य कलाकृति नहीं थी। ये एक ऐसी दार्शनिक पहेली थी जिसका समाधान केवल उच्च कोटि की बुद्धि ही खोज सकती थी। विद्वान ने घोषणा की कि यदि कोई दरबारी इसका सही अर्थ बता सका, तो वो मुगल साम्राज्य की बौद्धिक श्रेष्ठता स्वीकार कर लेंगे। सभी दरबारी भ्रमित हो उठे। उनके लिए ये मात्र एक जटिल रेखा चित्र था। कई घंटों तक बड़े बड़े पंडितों ने माथा पच्ची की, पर कोई भी उस रहस्यमय पत्थर का मर्म नहीं जान पाया। एक बार फिर बादशाह अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी। बीरबल ने शांत चित्त से पत्थर को अपने हाथ में लिया और अपनी सहज मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें पता था कि ये पहेली ज्ञान की नहीं,
बल्कि जीवन के गहरे सत्य की कसौटी थी। बीरबल ने पत्थर को पलटकर देखा। वो न केवल रेखा चित्रों को, बल्कि पत्थर की बनावट और उस पर उकेरी गई खुरदरी कारीगरी को भी ध्यान से परख रहे थे। कुछ क्षण की गहन चुप्पी छाई रही। उन्होंने अपनी आंखों को संकरा किया और रेखाचित्र के सबसे निचले कोने पर बनी एक अति सूक्ष्म दरार को भांप लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह शिल्पकार की गलती नहीं, बल्कि चुनौती देने वाले का निहित अर्थ था। फिर उन्होंने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, ये रेखाचित्र मात्र एक पहेली नहीं, ये मानव स्वभाव की व्याख्या है, जिसे 3 चरणों में दर्शाया गया है। पत्थर पर 3 एक्समान मानवाकृतियां खुदी थी, पर बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि तीनों को दर्शाने का तरीका भिन्न था। उन्होंने उंगली से पहली आकृति को छुआ, जो बिल्कुल स्थिर थी। ये पहला व्यक्ति है, शांत पर निष्क्रिय, जो सब कुछ देखता सुनता है पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल अब दूसरी आकृति की ओर बढ़े, जिसकी भुजाएं खुली थी और मुख खुला था। और ये दूसरा, जो अकारण ही चिल्लाता और विरोध करता है, ज्ञान के बिना केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। अब बारी तीसरी और अंतिम आकृति की थी, जिस पर पूरे दरबार की निगाहें जम गई। बीरबल ने धीरे से तीसरी और अंतिम आकृति को छुआ। उसका चेहरा शांत, आंखें विचारशील थी, जैसे वो गहरी चिंतन में हो। और ये तीसरा, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, वो व्यक्ति है जो धैर्य से सुनता है, ज्ञान को ग्रहण करता है और केवल तभी बोलता या कार्य करता है जब आवश्यक हो। इसकी बुद्धि सक्रिय है पर नियंत्रित। ये जानता है कि ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना है। बादशाह अकबर, जो अब तक मौन होकर बीरबल की व्याख्या सुन रहे थे, संतुष्टि से मुस्कुराए। बीरबल, तुमने तीनों मनुष्यों का सटीक वर्णन किया, किंतु अगर मैं पूछूं, इन तीनों में सबसे मूल्यवान कौन है? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, सबसे मूल्यवान तीसरा व्यक्ति है। पहला केवल दर्शक है, दूसरा केवल बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति अपनी समझदारी से निर्णय लेता है, समाज को दिशा देता है और राज्य के लिए सच्चा हितकारी साबित होता है। दरबार में तुरंत प्रशंसा की लहर दौड़ गई और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सभी को निःशब्द कर दिया। बादशाह अकबर प्रसन्नता से झूम उठे। उनका चेहरा गर्व और स्नेह से दमक रहा था। उन्होंने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल को गर्मजोशी से गले लगाया। बीरबल, उन्होंने गंभीरता से कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और विवेक ही राज्य का असली खजाना है। स्वर्ण और जवाहरात तो आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसी गहन अंतर्दृष्टि दुर्लभ है। अकबर ने तुरंत राजकोष के मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अकबर के मुकुट का रत्न की उपाधि दी जाए। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले भी, इस निर्णय पर मौन सहमति जताने को मजबूर हो गए। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि कर्तव्यबोध की विनम्र चमक थी। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में यह संदेश फैला दिया कि बीरबल की बुद्धि की चमक के सामने बड़ी से बड़ी समस्या भी फीकी पड़ जाती है। यह वास्तव में बीरबल की बुद्धिमानी की एक और अभूतपूर्व जीत थी।